आज बात करेंगे वेब सीरीज़ आर्या की। इसके थर्ड सीज़न का पार्ट 2 हाल ही में आया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। हम तीनों सीज़न कैसे हैं इस पे बात करेंगे। आर्या दरअसल एक डच टीवी शो पेनोजा, जिसे ब्लैक विडो भी कहा जाता है, उसका बड़ा ही फेथफुल इंडियन एडप्टेशन है। ये एक क्राइम ड्रामा है। इसको राम माधवानी ने क्रिएट किया है। राजस्थान में इसको सेट किया गया है। इसमें दिखाया जाता है कि शेखावत और राठौड्स जो अब तक आर्म्ड फोर्सेस में या पुलिस फोर्सेस में सीनियर पदों पे फिल्में पोर्ट्रे करती है, वो यहाँ पे ड्रग्स के धंधे में लिप्त हैं। रशियंस हैं, वो पूरे भारत को छोड़ के इन घाटियों में आते हैं। उनका तांता यहाँ लगा रहता है डील्स के सिलसिले में। और यहीं पर रहता है सेंट्रल कैरेक्टर आर्या सरीन। वो एक हाउसवाइफ है, उसके 3 बच्चे हैं। एक फार्मा कंपनी है आर्या सत्व, जो उसका हस्बैंड चलाता है। हस्बैंड का नाम है तेज सरीन। इसको प्ले किया था चंद्रचूड़ सिंह ने। बड़ा प्यारा, सुसभ्य और मीठा इंसान ये होता है तेज सरीन। और उन्हीं संतरी कलर के मोतीचूर के मीठे लड्डुओं जितना मीठा इंसान है, जिसे वो अपने हाई ट्राइग्लिसराइड्स होने के बावजूद उनको चखने की जहाँ तहाँ कोशिश करता रहता है। और फिर उसी मीठी आवाज़ में अपनी पत्नी के लिए गाना गाता है। रवि टंडन की 1976 में आई फिल्म बालिका वधू का गीत होता है। बोल होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। इन्हीं सब अच्छी चीज़ों को बचाए रखने की कोशिश वो कर रहा है। आर्या उसकी इन परेशानियों और आसपास की साजिशों से बेपरवाह है। एक क्षण फिर वो आता है, वह क्षण जिसका सामना करने के लिए कोई इंसान कभी तैयार नहीं होता, मृत्यु। आर्या के जीवन में एक मृत्यु आती है और आर्या का जीवन है वो सर के बल खड़ा हो जाता है। सब बदल जाता है। इतना ही नहीं, जो बड़ी अच्छी लगने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनको बचाने की जिम्मेदारी अब आर्या पे आ जाती है। गॉडफादर के माइकल कॉर्लियोन की तरह वो रेडी नहीं होती, लेकिन उसे क्राइम की दुनिया का हिस्सा बनना पड़ता है। आगे की कहानी में चीज़ें कई घटित होती हैं और 3 सीज़न में हम देखते हैं कि आर्या कैसे इन चीज़ों से डील करती है। कैसी है ये वेब सीरीज़? देखने के लिहाज से आर्या एक अच्छी सीरीज़ है। आमतौर पे हाल के दिनों में हमने देखा है कई विदेशी सीरीज़ को एडेप्ट किया गया है। उनकी तुलना में आर्या एक बड़ा अच्छा भारतीय रूपांतरण है। भारतीय कलेवर में इसको अडेप्ट किया गया है। इसका पहला सीज़न इसका अब तक का बेस्ट सीज़न है। दूसरा सीज़न इसका ठीक ठाक सीज़न है। तीसरा सीज़न भी ठीक ठाक है, पर तीसरे सीज़न का जो पार्ट 2 है, अंतिम वॉर जिसके नाम दिया गया है, वो खासा निराशाजनक है। HBO की एक सीरीज़ सक्सेशन हाल ही में आई थी, उसमें एक सेंट्रल कैरेक्टर होता है अरबपति मीडिया कारोबारी लोगन रॉय। वो कहता है इस शहर में चूहे जो हैं वो स्कंक जितने मोटे और भद्दे हो गए हैं, अब तो वो भागने या हिलने डुलने की जहमत भी नहीं उठाते हैं। आर्या सीज़न 3 की जो राइटिंग, डायरेक्शन और एडिटिंग है वो इन्हीं चूहों के जैसी होती चली जा रही है। डायरेक्शन में हल्कापन आया है, राइटिंग ने कुछ नया करना छोड़ दिया है। अंतिम वॉर के इरिटेटिंग होने की एक वजह डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वो कमर्शियल स्ट्रेटजी भी है, जिसमें वो अपनी सारी ओरिजिनल सीरीज़ को 2 पार्ट में बांटता जा रहा है। आर्या की राइटिंग सीज़न 1 में काफ़ी अच्छी थी। आप एक सीन देखें जिसमें तेज सरीर ने आर्या के लिए 2 करोड़ रुपए कैश छोड़ के कहीं गया है। शहर के किसी निम्न मध्यम वर्गीय मोहल्ले में एक फातिमा नाम की महिला रहती हैं। उनके यहाँ पे आर्या जाती है दौलत के साथ पैसे लेने के लिए। फातिमा कहती है अंदर बुला के कि माफ़ कीजिएगा, घर थोड़ा बिखरा हुआ है, दरअसल मुन्नी का पेट दर्द है, रात भर रोती रही, सो नहीं पाई। बहुत सारी बातें होती है, पैसे लेते हैं। और फिर जब आर्या जाने को होती है तो मुड़ती है और फातिमा से कहती है कि घर में आपके अजवाइन हैं, उसकी एक पोटली बनाइएगा और उसके बच्चे के पेट पे सिकाई कर देना, ये कॉलिक पेन है, ये चला जाएगा। ये सुन के फातिमा चौंकती, उसको लगता है ये तो एक कोई बहुत रईस घर की महिला है, इसको तो क्या देसी नुस्खों के बारे में पता होगा। दर्शक भी देखता है कि आर्या का जो ये व्यक्तित्व है इसमें कुछ ज़रूर अनोखी और असाधारण बात है। ये कोई ऑर्डिनरी एक रिच हाउसवाइफ नहीं है। फिर एक सीन आता है जिसमें आर्या की बेटी आरू है, वो अपने पिता को याद करते हुए उनका वीडियो देखती है, जिसमें तेज यानी चंद्रचूड़ गाना गा रहे हैं, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। और अगले ही सीन में आरू आधी रात को चुपके से घर से निकल जाती है और बैकग्राउंड में एन इवनिंग इन पेरिस का यही गाना रफ़ी की आवाज़ में गूंजता है। आरू सिगरेट पीते हुए आगे आगे अंधेरे में बढ़ रही है और पीछे पीछे किसी खतरे का आभास बढ़ रहा है और हसरत जयपुरी पूछ रहे हैं अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। बहुत ही शानदार एक तरीके की राइटिंग यहाँ नज़र आती है। सीज़न 1 की राइटिंग में गूंथाई भी नज़र आई थी। आमतौर पे जो ट्रेडिशनल ड्रामाज होते हैं, क्राइम ड्रामाज होते हैं, उनमें जिस तरीके से लिखी जाती वैसी राइटिंग थी। परतों में परतें निकलती हैं, आपके जो सबसे करीबी होते हैं उनके राज उगड़ते हैं। दर्शक का जो मॉरल और ट्रस्ट का कंपस होता है वो हिल जाता है कि भाई इस इंसान ने खून किया है, ये कैसे खून कर सकता है, ये कैसे करवा सकता है। पहले सीज़न के अंत में अपने पिता की एक भयानक हकीकत है उसको आर्या जानती है, एक ऐसा सच जानती है जिसे सब हिल जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद सीरीज़ के एंड में वो अपने पिता से गले मिलती है उनकी सच्चाई जानने के बावजूद, जबकि
ऐसी सच्चाई है कि उसको घृणा हो जानी चाहिए, लेकिन वो गले मिलती है। यानी वो एक पक्की और डिप्लोमेटिक इंसान बनी है। पहले एक मासूम सी इंसान होती थी जिसको कोई आइडिया नहीं था, और उसका अपने मन पे संयम गजब का हुआ है। ये एक बहुत सोचने बूझने वाले इंसान की निशानी है, जो धैर्य के साथ और पेशेंस के साथ दिमाग से चीज़ों का इलाज करता है। लेकिन अब जब सीज़न 3 आप देखते हैं आर्या का, जहाँ तक आते आते आर्या थोड़ी सी कमज़ोर होती जाती है। उसका दिमाग, जो तेज़ दिमाग होता था, वो सपाट सा होता जाता है। कोई भी सिचुएशन जो होती है उसके सामने उसका कोई चतुर रिस्पॉन्स नहीं होता है, कोई स्मार्ट रिस्पॉन्स नहीं होता है। बच्चे उस पर हावी रहते हैं, रशियंस उस पर हावी रहते हैं। नलिनी साहिबा का कैरेक्टर जिसको हीला अरुण ने प्ले किया वो हावी रहता है। एसीपी खान का किरदार जिसको विकास कुमार ने प्ले किया वो हावी रहता है। पहले सीजन में आर्या की पक्की दोस्त और भाई संग्राम की प्रेग्नेंट पार्टनर हिना है, जिसको सुगंधा गर्ग ने प्ले किया है। उसका एक सीन है, शमशान में एक दाह संस्कार हो रहा है, उसमें वो शराब पी के आई है, हंगामा कर रही है। कमाल का तनाव उस सीन में निर्मित होता है। आप एंटरटेन होते हैं लेकिन असहज होते हैं। अब सीज़न 3 के एंड में आप आइए, यहाँ पे आर्या के तीनों बच्चे उसको बार बार अलग अलग मौक़ों पे घेरते रहते हैं, उसको कचोटते रहते हैं। उसको उसकी बेटी भद्दी गालियाँ देती है, बच्चे जलील करते हैं। उसके जवाब में आर्या उनके आगे गिड़गिड़ाती ही रहती है, कन्विंस ही करती रहती है, समझाती ही रहती है। ये भी असहज करता है, लेकिन ये मनोरंजन देने वाले ढंग से असहज नहीं करता है, ये इरिटेट करता है। ये आपको समझा नहीं पाता कि कौन सा पर्सनैलिटी ट्रेट आर्या का है, वो इस चीज़ का समाधान करने के लिए क्या कर रही है, वो उनकी गलतफहमियों को दूर करने के लिए क्या कर रही है। इस सिलसिले में सीरीज़ कुछ भी नहीं करती है। और सीरीज़ से जो आपका दिल लगा होता है, जिस सेंट्रल कैरेक्टर के साथ आप रूट करना चाहते हो, उसका सपोर्ट करना चाहते हो, मन उचटने लगता है। और ये बच्चों की इतनी बदतमीज़ी है जो उन स्कैंडिनेवियन सीरीज़ के बच्चों में भी नहीं होती है, जहाँ से बच्चों वाले ऐसे किरदार भारतीय कहानियों में आए हैं। सीज़न 1 में एसीपी खान का किरदार होता है, वो सबसे ज़्यादा जमता है उस समय में। वो लोकल ड्रग्स माफिया को ख़त्म करना चाहता है, उसमें आर्या की उसको मदद चाहिए होती है। इस रोल में विकास कुमार की कास्टिंग कारगर रहती है। दर्शक तुलनात्मक रूप से उनका चेहरा उसको जानते नहीं, तो उनका जो अनजान चेहरा है और उनकी जो काबिल एक्टिंग है, उसका संयोजन है, वो वर्क करता है। और बाकी इस सीरीज़ की एक बात ये भी है कि दर्शक को वैसे खान के साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि वो अच्छाई का प्रतिनिधि है, लेकिन दर्शक आर्या के साथ खड़ा रहता है। और जब जब खान आर्या को घेरता है, दर्शक उसे कोसता है, उससे चिढ़ता है। इसके अलावा खान के कैरेक्टर में अजय नाम का एक पात्र भी जुड़ता है, जो उसका लवर है। उन दोनों का लव ट्रैक है, वो इस किरदार को और रिचनेस और मीनिंग प्रदान करता है। लेकिन फिर सीज़न 3 पे आप आइए, वहाँ आते आते खान का जो पात्र होता है वो लीस्ट वर्क करता है, क्योंकि उसके पास करने को कुछ भी नया नहीं होता है। वो वही बातें जो सीज़न 1 और 2 में कर चुका है, वही सब यहाँ दोबारा करता रहता है। उसके पास कोई नया विचार नहीं होता, कोई नया आइडिया नहीं होता है, कोई नई विक्ट्रीज़ नहीं होती है, उसकी पर्सनैलिटी का कोई नया डायमेंशन नहीं नज़र आता है, उसकी लाइफ में कोई उसको बड़े सेटबैक्स नहीं मिलते हैं। वो भी गोल गोल ही घूम रहा होता है, जैसे स्क्रीन प्ले घूम रहा होता है। इसी तरह दौलत का कैरेक्टर जिसको सिकंदर खेर ने प्ले किया है, वो इस सीरीज़ की जान है ये पात्र। और उसके पात्र के साथ भी यही होता है राइटिंग के मामले में। सीज़न 3 तक आते हैं, पहले सीज़न में बड़ा रहस्य भरा, फुर्तीला सा, ताकतवर इंसान होता है, सर्व सक्षम होता है, ग्रे होता है। जब जब दौलत फ्रेम में आता है तो सीरीज़ में जान आती है कि भाई यहाँ दौलत आ गया है तो आर्या को कोई बाल भी वहाँ नहीं कर सकता। बाल की बात आई है तो एक छोटी सी टिप्पणी इस पर भी करते हुए चलते हैं कि हर बढ़ते सीज़न के साथ आर्या के जो हेयर लुक्स और स्टाइल है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। उस किरदार की मनस्थिति की सत्यता के हिसाब से ये चीज़ें नहीं बदलती हैं। भयंकर तनाव हो तब भी, भागा दौड़ी का सीन हो तब भी, पुलिस से पूछताछ का सीन हो तब भी, रशियन माफिया से मिलने जाना है, पुलिस के साथ शूट आउट करना है, कहीं किसी चीज़ को चुराना है, माल को चुराना है, शमशान में जाना है, हर जगह उसका हेयर और स्टाइल है वो आगे रहता है और वो एक तरीके का ही रहता है। उसमें उस कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर का जो व्यक्तित्व है वो हावी नज़र आता है। बल्कि होना ये चाहिए कि जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर की लाइफ में इतना उठा पटक और इतनी विपरीत चीज़ें आ रही है कि उसको बदहवास हो जाना चाहिए। उसका हेयर और गेटअप है उस बदहवासी को बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं करता है। वो ऐसा है जैसे एक सीन है, शॉट है, उससे पहले वो पात्र उसको रेडी किया गया है, थोड़ा टचअप दिया गया है, थोड़ा हेयर को टचअप दिया गया है, फेस को दिया गया है और बस उसके बाद आप एक्ट कर रहे हो। ये नज़र नहीं आनी चाहिए चीज़, यहाँ नज़र आती है। आप एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर ग्रिसेल्डा को देख सकते हैं। ग्रिसेल्डा मिनी सीरीज़ है, हाल ही में आई है। एक कोलंबियन ड्रग लॉर्ड की सच्ची कहानी। एक महिला हुआ करती थी जिससे बताया जाता है कि पाब्लो एस्कोबार भी डरता था। तो ग्रिसेल्डा है, उसको सोफिया वर्गारा ने प्ले किया। वो भी स्टाइलिश है लेकिन वो महज कॉस्मेटिक नहीं है। उसे देख के आपको लगेगा कि शी मीन्स बिजनेस। कई सीन है जिसमें वो गुत्थम गुत्था होती है, कई सीन में जो पिटती है, कई सीन में वो पीटती है और उसके लुक्स होते हैं वो ट्रू टू द सीन्स लगते हैं। इनहेरेंटली एक ही फ़र्क ये होता है कि ग्रिसेल्डा का जो कैरेक्टर होता है वो ड्रग्स का धंधा पैसों के लिए करता है
उसकी कोई ख़ास मजबूरी नहीं होती है। आर्या के लिए मजबूरी की तरह शुरुआत होती है और आगे फिर उसके दूसरे फैसले होते हैं। खैर, हम बात दौलत की कर रहे थे, हम भटक गए। सीज़न 3 में उसे काफ़ी वक्त तक एक्शन से बाहर रखा जाता है। लास्ट में वो आता है, ठीक है, तब बहुत इंटरेस्टिंग सा साउंड करता है, लेकिन उसके बाद में कोई सीन ऐसा नहीं होता जहाँ पे उसका कुछ ग्रिट और उसका कुछ ऐसा सॉलिड पर्सनैलिटी ट्रेट हमको नज़र आए। कुछ करता नहीं, उसकी प्री एम्प्ट करने की ताकत चली जाती है कि आर्या के साथ क्या बुरा हो सकता है, उस पर उसका कुछ उपाय हो, उसको सहेज सके, उसकी रक्षा कर सके। वो गन निकालता तब तक दुश्मन उसको घेर लेते हैं। बस वो उसका पर्सनैलिटी ट्रेट मौन रहने वाला जो होता है वो कायम रहता है, दूसरा कोई गुण आपको इसमें नज़र नहीं आता है। क्लाइमैक्स का एपिसोड जो होता है उसमें वो आर्या से कहता है कि अपने पंजे बाहर निकालो। ये संवाद यहाँ आते आते मीनिंग खो देता है अपना, क्योंकि हर सीज़न में वो ये डायलॉग आर्या से कहता है और ये दोहराव है एपिसोड्स के टाइटल में भी दिखता है। आप सीज़न 3 का एपिसोड 8 देखें, उसका नाम होता है पंजे निकालने का वक्त आ गया है। सीज़न 1 का एपिसोड 4 आप देखें, उसका टाइटल होता है अपने पंजे बाहर निकालो। सीज़न 2 का एपिसोड 7 आप देखिए, उसका टाइटल होता है फिर से पंजे बाहर निकालो। तो ये पंजे ही बाहर निकलते रहते हैं। इसके अलावा इसके कंटेंट की बात करें तो सीरीज़ में कई रूपक और बिंब दिखते हैं। कुछ भीतर तक खरे बैठते हैं और कुछ खाली सजावटी लगते हैं। जैसे सीज़न 1 के अंत में आर्या का भाई संग्राम जेल से छूट के आता है तो उसको खेत लेकर आती है। खेत में अफीम की फसल खड़ी होती है, सफ़ेद सफ़ेद फूलों की, सुंदर फूलों की। उसको संग्राम का एक बड़ा कड़वा सच पता चल गया, लेकिन उसे बताती नहीं है। इशारों में बोलती है कि देखने में तो सब फ्लावर्स लगते हैं, लेकिन वक्त आने पर सब अफीम बन जाते हैं। मज़े की बात यह है कि ये बात उसने संग्राम के लिए इशारों में कही है, लेकिन असली में उस पर भी ये लागू होने लगी है कि शुरुआत एक फूल की तरह हुई है, लेकिन अब वो एक अफीम की तरह बनती जा रही है। सीज़न 2 के एंड में होली का एक सीन चल रहा होता है। आर्या और उसके अपराधी साथी होली खेल रहे होते हैं और गीत बज रहा है पीछे, दिगंबर खेले मसाने में होली, भूत पिशाच बटोरी। यानी दिगंबर शंकर की होली का यहाँ संदर्भ है कि मसान में वो जो होली खेलते हैं, मृत्यु की जो होली वो खेलते हैं। यहाँ इशारा आर्या के लिए होता है कि देखने में वो रंग की होली खेली, लेकिन असल में वो मौत की होली अब खेलने लगी है। इसी तरीके से श्रीमद् भगवत गीता के बड़े संदर्भ इस सीरीज़ में आते हैं। एक ओबिचुअरी होती है जिसमें आर्या का बेटा वीर है, वो माँ को बताता है कि हम ओबिचुअरी के लिए ये श्लोक सेलेक्ट करते हैं, न जायते म्रियते वा कदाची। मतलब ये होता है कि आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। तो ये चलता रहता है। इसी तरीके से बेटी आरू जो होती है आर्या की, वो भी अपने घर में एक मौत से डील करने के लिए कर्म, मृत्यु, जीवन, फल, इन सब चीज़ों, आत्मा, इन सब चीज़ों पे गीता के श्लोकों को डिस्कवर करती है, पोइट्री लिखती है। सीज़न 1 में उसकी पोइट्री आती है जगह जगह, समां वो वर्क कर जाती है, आप ज़्यादा आपको खटकती नहीं। लेकिन सीज़न 3 की ओपनिंग, सीज़न 3 का जो सेकंड पार्ट है उसकी ओपनिंग फिर इसी पोइट्री से होती है और बहुत इरिटेटिंग से लगने लगती है। एक तो उसको लिखा ढंग से नहीं गया, दूसरा क्या है कि वो एक उस पोइट्री को ये सीरीज़ एक फॉर्मूला बनाने लगती है। उसको लगता है कि इसको यहाँ जहाँ डाल देंगे तो दर्शक कहीं ना कहीं उसका कुछ मतलब बनाने लगेगा, मतलब बने ना बने लेकिन एक प्रभाव उससे पैदा हो जाएगा। जबकि होता उसका उल्टा है, क्योंकि उसके कोई मायने होते हैं वो सीरीज़ की कहानी और उसके इम्प्रेशंस के साथ जुड़ के कुछ असर पैदा नहीं करते हैं। एक सीन है जिसमें आरू का एक प्रिय होता है, उसको गोली मार दी जाती है और भाग के उसकी तरफ जा रही होती है। बैकग्राउंड में शिव तांडव स्तोत्र बजता है। शिव तांडव स्तोत्र रावण ने शिव की स्तुति करने और उसके क्रोध को कम करने के लिए गाया था। अब यहाँ औचित्य सिद्ध नहीं होता है कि आर्य के भागने से शिव तांडव स्तोत्र का क्या लेना है। इस कहानी का सबसे मूल प्रश्न ये है कि आर्या बुरी है या अच्छी है। अच्छी वो है नहीं, और बुरी अगर है तो फिर दर्शक उसको सपोर्ट क्यों करता है, ये एक प्रश्न रहता है। इसका जवाब आर्या खुद एक सीन में देती है, जब वो खान से कहती है कि कभी कभी बात गलत या सही की नहीं होती है, गलत और कम गलत की होती है। ऐसा नहीं कि सीरीज़ का अपराध पक्ष ही ये बात सोचता, कानून पक्ष भी ये सोचता है एक जगह जाके। जैसे इस सीन के कुछ अरसे बाद खान आर्या को जाने देता है, एक जगह पे छोड़ देता है, उसकी मदद करता है। तो वो पूछती है कि भाई मैंने उस फलाने आदमी को मरवाया है, फिर भी तुम मुझे जाने दे रहे हो। तो खान कहता है कि कभी कभी चॉइस है वो सही या गलत की नहीं होती है, गलत और कम गलत की होती है। आर्या की बात को दोहराता है। तो ये जो दुनिया की ज़्यादातर क्राइम ड्रामा, पॉलिटिकल ड्रामा, गैंगस्टर ड्रामाज होती है, या जो भी दुनिया के मुल्कों की विदेश नीतियाँ होती हैं, उनमें द ग्रेटर गुड ही अच्छा बुरा, नैतिक अनैतिक डिफाइन करता है। परम सत्य क्या है, परम नैतिक क्या, ये डिफाइन नहीं करता है। तमिल फिल्म विक्रम वेधा आई थी 2017 में, उसमें गैंगस्टर वेधा का किरदार होता है जिसको विजय सेतुपति ने प्ले किया था। वो कहता है कि कहानी में एक अच्छा और एक बुरा हो तो चुनना आसान हो जाता है, लेकिन अगर दोनों ही बुरे हों तो सज़ा किसको मिलेगी। हमारी कहानियों में ये दुविधा उस परम कथा से आती है जिसका नाम बेताल पचीसी है। उसकी सारी कहानियों का मूल यही है कि क्या सही है और क्या गलत है आप तय नहीं कर पाओगे, क्या न्याय है और क्या अन्याय है आप तय नहीं कर पाओगे, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है आप तय नहीं कर पाओगे। लगभग तय करना नामुमकिन सा हो जाता है।
क्यों? क्योंकि तब आप सत्य के सारे पक्ष देख रहे हो और फिर आपके लिए किसी भी एक पक्ष को चुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आर्या का ये सत्य है। आर्या की जो मूल सीरीज़ है ब्लैक विडो, उसके साथ जो चीज़ हुई थी वो आर्या के साथ होती है। उसके पहले, दूसरे, तीसरे सीज़न को उत्तरोत्तर कम पसंद किया गया। चौथे, पाँचवें सीज़न में भी फिर ब्लैक विडो आई थी। उम्मीद है कि आर्या है उसका भी चौथा, पाँचवा सीज़न आएगा। देखते हैं ये लोग कम बैक कर पाते हैं कि नहीं। ओवरऑल एक बार आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं, ज़रूर देखें, अपनी राय बनाएं। शुक्रिया।